हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राजभाषा के बारे में। और यह राजभाषा जो कि अपने संविधान में उल्लिखित है भाग 17 में, और ये धाराएं हैं, आर्टिकल्स हैं, आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू कहीं आपका होने वाला है राजभाषा की पोस्ट के लिए, तो ऐसे में ये सेक्शन, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 343 की, जो कि संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है, तो भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी रहेगी। देवनागरी दोस्तों, लिपि जो आप ये देख रहे हैं इसे बोलते हैं देवनागरी लिपि। इस लिपि में नेपाली, मराठी भी लिखी जाती है और संस्कृत भी इसी नागरी में लिखी जाती है, इसी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि इसकी देवनागरी है, क्योंकि आप बहुत बार देखेंगे, सुनेंगे कि जो आपकी लिरिक्स रहती है, जो सॉन्ग प्लेयर रहते हैं, जो सॉन्ग गाते हैं, वो अक्सर लिरिक्स देखते हैं रोमन में, जो कि हिंदी नहीं जानते, देवनागरी लिपि नहीं जानते। तो उनकी जो हिंदी रहती है तो वो तो वोकल हिंदी रहेगी, और जो लिपि रहती है वो उनकी रोमन रहती है। तो किन्हीं भी शासकीय प्रयोजनों में जहाँ पे हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पे रोमन भाषा में आप प्रयोग नहीं कर सकते, रोमन लिपि आप यूज नहीं कर सकते हिंदी के लिए। सेकंड, इसी में आगे बोला गया है सेकंड पैरा कि संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो स्वरूप रहेगा वो भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप रहेगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 343, 1, 2, ये जो भी, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल सिस्टम है वो हम किसी और वीडियो में आगे आपको डिफाइन करेंगे। तो ऐसा यूज आप भारतीय स्वरूपों को कर पाएंगे, और जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है अंकों का, इस टाइप का। सेकंड है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे अंग्रेजी का यूज अभी बढ़ता ही जा रहा है, इसको हटाने के लिए बाद में एक क्लॉज जोड़ा गया था कि परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राकृत कर सकेगा। तो ये वही बात है, इसका कभी यूज शुद्ध से हुआ नहीं, क्योंकि बाद में राजभाषा अधिनियम ही आ गया था। और तीसरा है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा, मतलब ये राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने से नहीं करेंगे, ये संसद द्वारा पारित होगा, अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगा जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तो अब तक होता यही आया है कि जब राजभाषा का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था 1960 के दशक में, तमिलनाडु की आपकी कहानी याद होगी, तो यही वजह है कि राजभाषा को, हिंदी को परमानेंट यूज में नहीं लाया गया, और साथ में जो द्वितीयक राजभाषा अंग्रेजी है उसको भी साथ में शामिल किया गया। आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब इसका संविधान बना, लागू हो गया, तब हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, लेकिन काम के लिए सेकेंडरी जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो हमेशा से अंग्रेजी रही आई है। 344 अनुच्छेद है, इसी के तहत राजभाषा आयोग और संसद समिति का गठन किया गया था। तो इसमें कुछ और सब सेक्शंस हैं, हम उनकी बात करेंगे। राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। आपको ध्यान देना है कि जो 1955 में बीजी खेर की एक समिति गठित हुई थी, आयोग गठन हुआ था, वो आयोग इसी 5 वर्ष बाद हुआ था, 1955 में हुआ था, जो कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद ही है। जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे, और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया पर निश्चित की जाएगी।
तो यहाँ पे जो प्रारंभ से 10 वर्ष पश्चात भी बोला है, उसके पश्चात तो 1955 के बाद 57 में समिति बैठी, उसने अपनी रिपोर्ट 1959 में सौंपी राष्ट्रपति को, 60 में राष्ट्रपति ने मुहर लगाई, एंड 63 में राजभाषा अधिनियम लाया गया, 65 में पारित हुआ। देन तमिलनाडु में विरोध और सिंधी भाषा को 1967 में शामिल किया जाना 65 में लागू हुआ, तो 76 में नया जो संशोधित रूप है आज राजभाषा अधिनियम का वो लाया गया। तो 1976 में जो नियम लाया गया वो उसी का फलस्वरूप था कि 65 में जो बना उसके 10 वर्ष पश्चात उसमें कुछ और सुधार लाने थे। और जो आयोग गठित हुआ था उसका कर्तव्य था कि वो राष्ट्रपति को ये कुछ बिंदु सौंपे, जैसे कि हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग शासकीय प्रयोजनों में, और संघ के किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रतिबंध पर कि उसमें जो रोक लगाई जा सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में, और अनुच्छेद 348 जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, उसके प्रयोजन के बारे में, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। इसी में है अंकों के बारे में कि अंकों का प्रयोजन कैसा रहेगा उसके बारे में, और संघ और किसी राज्य के बीच या राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा कैसी रहेगी, ये राष्ट्रपति को द्वारा आयोग को निर्देशित किया गया। और अन्य विषय के बारे में ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो उनको सिफारिश करने थे। लेकिन जो खंड 2 में उल्लिखित है तो ऐसे सिफारिश करे कि औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का लोक सेवाओं के संबंध में जो अहिंदी भाषी स्टेट्स हैं उनके न्याय को ध्यान में रखते हुए, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, हितों को ध्यान में रखते हुए सम्यक ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं था, यही मेन वजह है कि तमिलनाडु को हटा दिया गया। तमिलनाडु पे ये सबसे असल बात ये है कि जो अपने संविधान निर्माता थे, राजभाषा को जिन्होंने एडॉप्ट करने का एक मुखर प्रयास किया, उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि हिंदी किसी पे इम्पोज नहीं करनी। और ये जो अगला है कि एक समिति गठित की जाएगी जो कि 1957 में की गई थी समिति का गठन, और ये 30 सदस्यों से मिलकर बनी रहेगी, और जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, और इनका एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होगा। तो इनका एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि कोई 10 कैंडिडेट अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग प्रेफरेंस दें, उसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत। तो समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और उपराष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। और इसमें लास्ट है जो कि 344 का है कि अगर राष्ट्रपति को कोई भी प्रतिवेदन में खामी नजर आती है तो वो दोबारा से उस पर विचार करने के लिए निर्देश दे सकेंगे, जो कि 343 किसी बात के होते हुए भी जो खंड 5 का ये है 344 का, तो इसमें राष्ट्रपति दोबारा उन्हें सिफारिश कर देंगे, आदेश दे देंगे कि आपके जो प्रतिवेदन है इसमें कुछ खामियां हैं जिसको आपको सही करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जो 343 और 344 जो अनुच्छेद हैं वो संघ की भाषा के लिए हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखने में, याद करने में भी आसानी रहेगी। और जो 345 से है वो है प्रादेशिक भाषाएं, और प्रादेशिक भाषाएं इसे अध्याय 2 आप बोल सकते हैं। ये है 345, 46 एंड 47। और जो 48 है वो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। तो आपको इस तरह से याद करना है 343, 44 जो है वो संघ के लिए है, देश के लिए है, और 345, 46 और 47 जो है वो प्रदेश के लिए है, प्रादेशिक भाषाओं के लिए है। 345 का सार ये है कि जो 346 और 47 उपबंध यहाँ पे बताया गया है, तो इसे ध्यान में रखते हुए जो विधानमंडल है वो हिंदी को या कोई अदर भाषा को उस राज्य में राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकेगा, और इन राजभाषाओं की संख्या एक से ज्यादा या कितनी भी हो सकती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक विधानसभा या विधानमंडल आप बोल लीजिए उस राज्य की विधि द्वारा, मतलब वहां पे कोई इम्पोजिशन नहीं होगा, बल्कि अगर उसे पूरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो विधि प्रक्रिया है उसके तहत अगर अंग्रेजी भाषा को हटाने का प्रयास किया जाता है तो हटाया जा सकता है। अगर कोई राज्य है और वो पूर्ण रूपेण किसी भारतीय भाषा को, जैसे बिहार की बात करें तो मैथिली हो गया, भोजपुरी तो अभी नहीं है, मान लीजिए भोजपुरी भी शामिल होता है।
अगर और हिंदी, इन भाषाओं को अगर वो परमानेंटली अपनी